अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा एक नया यूनिट स्टार्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी का, दैट इज़ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसका आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो पहला टॉपिक दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इसमें जो कोकई है पहला, इसका एक अलग चैप्टर दिया होता है बुक में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बुक में, ठीक है ना। तो इसको हमने जो है डिटेल में समझना है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने जो मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, आपका कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपने ध्यान से सुनना है, पहले पढ़ना है अच्छे से, देन उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि सिलेबस में हमने जो है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा पढ़ना है वो नहीं दिया है। यहाँ पे सिंपल लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। पहले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, होते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं कौन सा? कोकाई, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ना है और ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ना है, और बैसिलाई उसमें भी ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई पढ़ना है और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद वायरसेस की बात की, वायरसेस कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं कॉमनली, वो हमने पढ़ने हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद फंगई में क्या क्या पढ़ना है, ये इसमें नहीं दिया है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सुपरफिशियल और डीप माइकोसिस खाली लिखा है, तो ये हमने इसमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखो क्या क्या पढ़ना है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ताकि आपके माइंड में जो है क्लियर रहे कि क्या क्या पढ़ना है। और पैरासाइट्स पढ़ने हैं, है ना, ये भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट जो है उसमें वायरसेस इंपॉर्टेंट है, और ये जो है कोकाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैसिलाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायरसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है फंगई, इसमें भी थोड़े से कुछ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, फंगई जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़े से, लेकिन उतना नहीं जितना ये पहले है, ठीक है ना। देन उसके बाद रोडेंट्स और वेक्टर्स जो होते हैं, रोडेंट्स और वेक्टर्स आपने पता होगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें जो है हमने पढ़ना है। तो इन सब के लिए हमने क्या क्या पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल हम कोकाई पढ़ रहे हैं जिसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमने उठाया, कोई एग्जाम्पल्स लाइक स्टाफाइलोकोकस ऑरियस हमने उठाया, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पे दिया भी है क्या क्या पढ़ोगे आप लोग इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, लाइक स्ट्रक्चर, शेप और नेचर क्या है ऑर्गेनिज्म का। देन उसके बाद सोर्स पढ़ना है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, वायर इट इज़ फाउंड, मतलब सॉइल में होता है, वाटर में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री, है ना। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है? हाउ इट एंटर्स द बॉडी, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, या फिर स्किन के थ्रू एंटर कर रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। देन उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कैसे करता है, मतलब हाउ द डिजीज स्प्रेड्स, ठीक है ना। लाइक एयरबॉर्न हो सकता है, फूडबॉर्न हो सकता है, कंटैक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर ये वेक्टरबॉर्न भी हो सकता है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, मतलब कि लैब डायग्नोसिस, कल्चरल मेथड्स आते हैं इसमें, और जो है माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन जो है इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसमें सबसे पहला है कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स होते क्या हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स होते क्या है? सबसे पहले पैथोजन क्या होता है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगई हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रेयॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस और एनिमल्स में, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्वियसली ना हार्मफुल तो नहीं होते, बट डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो TB कॉज करता है, तो मैं इसको पैथोजन बोलूँगा। और HIV वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो जो होता है जो एड्स कॉज करता है, तो ये एड्स कॉज कर रहा है, मतलब डिजीज कॉज कर रहा है, कि इनमें ह्यूमंस में डिजीज कॉज कर रहा है, तो इसको भी क्या कह सकता हूँ? पैथोजन बोल सकता हूँ, तो ये भी पैथोजन है, ठीक है। अब पैथोजेनिक टर्म जो है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स नहीं, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। पैथोजेनिक अगर आपसे कोई पूछेगा पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, दैट इज इसका मतलब क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, किन में? ह्यूमंस में या एनिमल्स में, उनको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे, अब सुनना, ध्यान रखना यहाँ पे। अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मैंने बताया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में, ठीक है। एग्जांपल्स कौन से होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? याद रखना, बैक्टीरिया में सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना, साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है। वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है। ये सिंपल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस इतने हैं, बस मैं समझा रहा हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। फंगई में एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि ऑरल थ्रश कॉज करता है। पैरासाइट्स में एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। और प्रेयॉन्स में जो है कुछ डिजीज कॉजिंग
एजेंट्स होते हैं, लाइक मैड काउ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि प्रायंस में आते हैं, ठीक है ना, मैड काउ डिजीज़ कॉज करते हैं। देन उसके बाद क्या है, वाई वी स्टडी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्यों पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है और कैसे डिजीज़ कॉज कर रहा है और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी, हम इन्फेक्शंस को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है वो पता लगा सकते हैं। डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई और टेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि कैसे ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है। एक पर्टिकुलर सैंपल में देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने पता लगा कि कौन सा एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें सही डायग्नोज हुआ, एक सही ऑर्गेनिज्म डायग्नोज हुआ सैंपल से, तो हम उसके बाद जो है उसी ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक राइट एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीवायरल दे सकते हैं, वैक्सीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और हो सके तो उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल आता है इसमें। हाइजीन ऑब्वियस सी बात है, हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, डेली लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डायग्नोस हुआ, ठीक है ना, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, पैरासाइट है, तो अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीवायरल दे सकते हैं अगर वायरस होगा। इसी तरीके से जो है हैंड हाइजीन, जैसे इसमें हैंड हाइजीन भी आता है, उसके लिए प्रॉपर हैंड वॉश हम यूज़ करते हैं, है ना, उसके कौन सा केमिकल यूज़ करना है, उसी के रिलेटेड जो है हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुना यहाँ पे सिलेबस ओवरव्यू क्या क्या पढ़ना है इसमें, मैंने इससे पहले भी कहा लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमने पढ़ने हैं, उसमें कोकाई, जिसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ना है, ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ना है। बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पढ़ने। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स होंगे वो पढ़ने, इसके एग्जाम्पल्स होंगे वो पढ़ने। हम मोस्ट पैथोजेनिक जो होते हैं, मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद वायरसेस पढ़ने हैं, इसमें हम कौन कौन सा पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो गया, बस उतना पढ़ना है। फंगाई में सुपरफिशियल माइकोसिस पढ़ेंगे, डीप माइकोसिस पढ़ेंगे। सुपरफिशियल मतलब जो स्किन वगैरह पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डीप माइकोसिस मतलब जो अंदर जाके डिजीज़ कॉज करते हैं। देन उसके बाद पैरासाइट्स पढ़ेंगे और रोडेंट्स एंड वेक्टर्स ऑब्वियसली जो है ये भी इसमें जो है हम कंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव को कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, सारी चीज़ें जो है आपको समझ आएंगी। तो सबसे पहले जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। स्टेफाइलोकोकस पढ़ना है, स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ना है और न्यूमोकोकस पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्किन पे डिजीजेस कॉज करता है। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसको सबसे पहले इसमें क्यों रखा गया, क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग होता है, जब इसको ग्राम स्टेनिंग किया जाता है तब ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर पाता है। अगर आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने फुल चैप्टर वो पढ़ाया है, पहला यूनिट कंप्लीट करा है, तो आप उसमें जो है सेकंड यूनिट वो आप उसमें जो है देख सकते हो, जिसमें मैंने ग्राम स्टेनिंग पूरा कंप्लीट करा है। तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर पाता है आफ्टर डीकलराइजेशन। जब इस पर अल्कोहल डालते हैं, पहले कलर डालते हैं, उसके बाद जब अल्कोहल डालते हैं तब अल्कोहल जो है उस कलर को जो है इसको निकाल नहीं पाता, इसीलिए इसको ग्राम पॉजिटिव कहा गया। ये ओवॉइड होते हैं, मतलब कि रफली स्फेरिकल शेप होते हैं, ओवल जैसे अंडा होता है वह उसकी शेप के होते हैं। ये बंचेस में अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे आपको नज़र आ रहा है, ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, खुद से चल नहीं सकते। नॉन स्पोरिंग होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादातर ग्रो करते हैं, अच्छे से नॉर्मली उसमें जो है रह पाते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, कभी कभार जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब भी ये जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। डायमीटर क्या होता है, चूँकि ये स्फेरिकल होते हैं, ये 0.8 से 0.9 मीटर जो है 9 माइक्रोमीटर जो इनका डायमीटर जो है वैरी करता है, ठीक है। और ये ऐसे प्रेजेंट होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिंग जो इसको करते हो तो क्या होता है, ऐसे ये नज़र आते हैं बंचेस में। कोके जो एरिजिन बंचेस में जो है जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है वैसे आपको नज़र आएंगे, ठीक है।
देन उसके बाद कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कल्चर मीडिया में जब हम उसको ग्रो कराते हैं तो ये कैसे दिखता है। ये क्या करता है, यूजुअली ग्रो करता है सिंपल और ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया में, जिसको स्पेशल मीडिया की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स हमें इसमें नहीं डाले होते हैं। सिंपल सा मीडिया होता है जिसमें हम इसको ग्रो कराते हैं और ये ग्रो करता है अंडर एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन, जो मैंने पहले ही कहा। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो है 7.5, इस पे बेस्ट ग्रो जो है वो दिखाता है। देन सबसे पहले न्यूट्रेंट अगार मीडियम की अगर मैं बात करूं, इसमें ये क्या करता है, न्यूट्रेंट अगार मीडियम जो होता है, जब हम ये न्यूट्रेंट अगार मीडियम जो है बेसिक ग्रोथ मीडियम होता है, जब हम इसमें जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डालते हैं तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन करता है जो कि गोल्डन येलो होती हैं, इसीलिए इसको गोल्डन स्टैप भी कहा जाता है। अब ये जो कॉलोनीज़ बना रहा है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब ये पिगमेंटेड होता है, मतलब कलर्ड कॉलोनीज़ बनाता है, गोल्डन येलो जिसका कलर होता है, राउंड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिनका मैंने डायमीटर आपको बताया 0.8 टू 0.9 माइक्रोमीटर होता है, और ये कॉलोनी जो है वो स्मूथ होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा रेज्ड होती हैं ऊपर की तरफ, और ग्लिस्टनिंग मतलब शाइनी होती हैं, क्योंकि इसीलिए जो है गोल्डन येलो कलर्ड होते हैं, ठीक है। 2 to 4 मिलीमीटर जो है इनका साइज़ होता है, मतलब डायमीटर होता है, ठीक है, 2 to 4 मिलीमीटर। एंड इमल्सिफाई मतलब कॉलोनीज जो बनाते हैं, ये एक बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, एक कॉलोनी जब बनाते हैं उसका डायमीटर दिया है यहाँ पे 2 to 4 मिलीमीटर इन साइज़, ठीक है, डायमीटर का। और ये इमल्सिफाई जो है ईजिली हो जाते हैं, मतलब कि ये जो है वाटर और लिक्विड के साथ ईजिली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा था यहाँ पे है इमल्सिफाई इजीली, क्योंकि ये वाटर और लिक्विड के साथ इजीली इमल्सिफाई हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं। देन उसके बाद ये जो है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड अगार मीडियम की। दूसरा मीडियम कौन सा होता है, ब्लड अगार मीडियम। ये एक स्पेशल मीडियम होता है जिसमें आरबीसीज होते हैं, इसलिए ब्लड कहा गया, इसमें आरबीसीज होती हैं। क्यों, अब इसमें जब इस मीडियम में ब्लड अगार मीडियम जो है, जब इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस डाला जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज हैं, उनको स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो ब्रेक डाउन करता है और वहाँ पर एक क्लियर जोन की फॉर्मेशन कराता है, जिसको हम बीटा हेमोलाइसिस बोलते हैं। बीटा हेमोलाइसिस मतलब क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस इस ब्लड अगार मीडियम में जाके आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है, उसी को हम उस प्रोसेस को बीटा हेमोलाइसिस बोलते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। मतलब कि इससे हम क्या कह सकते हैं, जब बीटा हेमोलाइसिस होती है किसी भी ब्लड अगार मीडियम में तो हम बोलते हैं वहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो प्रेजेंट होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है। देन उसके बाद तीसरा होता है लिक्विड मीडियम, जिसको हम न्यूट्रेंट ब्रॉथ भी बोलते हैं। ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड, ये लिक्विड मीडियम होता है। जब इसमें न्यूट्रेंट ब्रॉथ में हम क्या डालते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस डालते हैं, तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि क्लाउडी या फिर मिल्की अपीयरेंस जिसको कहा जाता है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये यूनिफॉर्मली जो है एवरीवेयर ग्रो करता है, इसीलिए ये क्लाउडी और मिल्की अपीयरेंस देता है। देन उसके बाद चौथा होता है मैककॉन्केज अगार। जब इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है डाला जाता है तो ये स्मॉल पिंक कॉलोनीज की फॉर्मेशन करता है, जिससे इंडिकेट होता है कि ये लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है। लैक्टोज जो है एक शुगर होता है, तो ये इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको क्या करता है, फर्मेंट करने का काम करता है। ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर हो सकता है, क्योंकि ये लैक्टोज को फर्मेंट कर पा रहा है। देन उसके बाद फिफ्थ होता है, ये लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, सिलेक्टिव मीडिया, है ना। सिलेक्टिव मीडिया होता है, ये सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ कराता है, इसीलिए सिलेक्टिव कहा गया। इसमें क्या होता है, जब इसमें जो है ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन मीडियम्स में ग्रो करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मीडिया कोई भी ऐसा मीडिया जिनमें साल्ट मिल्क अगार होगा, या फिर 8 to 10% NaCl होगा, या फिर LiCl होगा, उनमें ईजिली ग्रो कर पाता है। देन उसके बाद पैथोजेनिसिटी, मतलब एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू कॉज डिजीज़। इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है कैसे डिजीज़ कॉज करता है, मतलब कि हाउ स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है कॉजेज अ डिजीज़। अब सुनना, ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये डिजीज़ कॉज कैसे करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या होता है, कोगुलेस। अब ये कोगुलेस क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो ये कोगुलेस एंजाइम जाके इसके अराउंड जो है, जब ये बैक्टीरिया किसको छोड़ता है, कोगुलेस एंजाइम को छोड़ता है, रिलीज़ करता है, तो इसके इर्द गिर्द क्या करता है, क्लॉट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लॉट की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है इसको फैगोसाइटोसिस नहीं होती, मतलब कि जो
WBCs होती हैं, अब इसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। ये प्रिवेंट हो जाता है फैगोसाइटोसिस फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब WBC जो इसको फैगोसाइटोस करने के लिए आते, तो अब ये इसको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कॉग्लेस एंजाइम ने क्या किया, एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर दी इसके अराउंड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड करेगा और डिजीज कॉज करेगा, इन्फेक्शंस कॉज करेगा ह्यूमन बॉडी में। अब इसका यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता है कि कौन कौन सी डिजीज़, कौन कौन से इन्फेक्शंस जो है, अब ये स्टेफिलोकोकस अब ये बच गया, अब ये डिजीज़ कॉज करेगा, अब ये इन्फेक्शंस कॉज करेगा। अब कौन से इन्फेक्शंस, कौन से डिजीज़ें कॉज करेगा वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है 5 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉज करता है। सबसे पहला स्किन इन्फेक्शन, जिनमें हम क्यूटेनियस इन्फेक्शंस भी जिनको कहा जाता है। ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है, ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करके बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करता है। लाइक पहला होता है पस्चूल। पस्चूल जो होता है स्मॉल पस फिल्ड बम्प्स होते हैं जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एब्सेसेस, जो कि लार्ज पस फिल्ड, ये लार्ज होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये भी पस फिल्ड होते हैं। स्वेलिंग्स होती है जब जो ये भी स्किन पे ही प्रेजेंट होते हैं। तीसरा कार्बंकल्स। कार्बंकल्स क्या होते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन, जब बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, है ना, जिनसे हेयर्स ग्रो करते हैं, जब उन जो बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स जो है इन्फेक्ट होते हैं और एक पेनफुल लंप की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कार्बंकल बोलते हैं। और स्टाइज जो है ये आईलिड इन्फेक्शन होता है, जब आईलिड में इन्फेक्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग होती है और उसमें फिर पेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइज। तो आईलिड इन्फेक्शन भी ये कॉज करते हैं। देन फुरंकल्स क्या होते हैं, इनको हम बॉयल्स भी बोलते हैं, जो कि लार्ज पेनफुल पस फिल्ड बम्प्स होते हैं, कहाँ पे, स्किन पे। और सेप्सिस कॉज करते हैं वाउंड्स और बर्नर्स में, मतलब कि वाउंड्स और बर्नर स्किन में जो है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यहाँ पे याद रखने की क्या बात है, दीज इन्फेक्शन जो है ये कहाँ पे मोस्टली होते हैं, स्किन पे, और इसमें जो है पस प्रेजेंट होता है जो भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा होता है डीप इन्फेक्शन। मैंने कहा 5 मेजर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। दूसरा होता है डीप इन्फेक्शंस, जिनको हम इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। जब बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम या फिर जो है इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, उसमें एंटर करता है। सीरियस डिजीजेस कौन कौन से ये कॉज करता है, पहला एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब कि बोन इन्फेक्शन जिसमें पेन और स्वेलिंग होती है। टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है थ्रोट का, जिसकी वजह से सिम्टम्स कौन से होते हैं, सोर थ्रोट, पेन और फीवर होता है। देन तीसरा न्यूमोनाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और पेशेंट को खांसी मतलब कफ होता है। देन उसके बाद चौथा मेनिंजाइटिस, जो कि इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसमें सीवियर हेडेक होता है, मतलब सिम्टम कौन सा होता है, सीवियर हेडेक होता है पेशेंट में, पेन होती है और फीवर होता है। देन उसके बाद एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशन होती है असल में, ठीक है ना, मतलब कि हार्ट वेल्व्स जब इन्फेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद सेप्टिसीमिया, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड स्ट्रीम में ये इन्फेक्शन अब जाता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ही होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जब ब्लड स्ट्रीम में ये इन्फेक्ट करता है, पूरी बॉडी को जो है अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टिसीमिया। अब नोट क्या है, दीज इन्फेक्शंस जो है ये क्या करते हैं, डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा होता है स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम को SSS लिखा जाता है, या फिर रिटर्स डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। ये कैसे होता है, ये एक टॉक्सिन की वजह से होता है, जिसका नाम क्या होता है, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये इसलिए एपिडर्मोलाइटिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है अपर लेयर ऑफ स्किन, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको पूरा जो है छील देता है, उसको रिमूव कर देता है, इसीलिए जो है एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होता है। एक टॉक्सिन होता है जो कि स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको छील देता है, ठीक है ना, उसको जो है यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन बोला जाता है, जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इसमें स्किन जो है, इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं, स्किन जो है पूरी पील ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, जैसे बर्नर्स में होता है। और दूसरा पेनफुल रेड रैशेस होते हैं जो कि बॉडी पे अपीयर होते हैं। मोस्टली जो है ये न्यूबॉर्न में होता है और यंग चिल्ड्रंस में देखा जाता है। देन उसके बाद चौथा होता है स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ये क्या होता है, कभी कभार जब हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, लाइक फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, तो बैक्टीरिया उसमें ऑब्वियसली ग्रो कर रहे होते हैं, अपने रिलीज जो है टॉक्सिन्स जो है रिलीज़ कर रहा होता है। अब हम यही खाना जब खाते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स
भी प्रेजेंट है। अब जब इसको हम कंज्यूम किया, इस फूड को जो कंटेमिनेटेड है विद टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन, तो क्या होता है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जाके फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, और वहाँ पे सिम्टम्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 2 to 5 आवर्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं? नौशिया और वॉमिटिंग होता है जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, डायरिया होता है और स्टमक पेन होती है। यहाँ पे नोट लिखना क्या इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ अ फूड बॉर्न डिजीज़ विथ क्विक सिम्टम्स। ये फूड बॉर्न डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, क्विक सिम्टम्स भी हमने देखने को मिलते हैं, जल्दी से 2 to 5 आवर्स में ही सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। देन उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS इसको लिखा जाता है, जिसमें मल्टी ऑर्गन जो है वो फेलियर हो जाता है, जो कि एक टॉक्सिन की वजह से होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एंटीरोटॉक्सिन F कहा जाता है उस टॉक्सिन को जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है ना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये क्या करता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरिया जो है, अगर कोई भी एक पर्सन है उसमें डीप वाउंड्स होते हैं उसकी बॉडी में, तो बैक्टीरिया उस वाउंड के थ्रू बॉडी में जाता है पहले, फिर उसके बाद टॉक्सिन छोटा है, वो टॉक्सिन्स क्या जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आया, उसने टॉक्सिन छोड़े, वो टॉक्सिन जो है ब्लड स्ट्रीम में चले गए, और ब्लड स्ट्रीम में जो है सीवियर रिएक्शन हो गई, और उसकी वजह से जो है सिम्टम्स आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, देन सिम्टम्स कौन से होते हैं, हाई फीवर होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब हाइपोटेंशन होगा, वॉमिटिंग, डायरिया तो कॉमन होता है, कंफ्यूजन और हेडेक भी होता है, स्किन रैशेस होते हैं, सीवियर केसेस में जो है क्या होता है, रिनल फेलियर होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगी, DIC जिसको लिखा जाता है, गैंग्रीन होता है, शॉक हो सकता है, और ऑब्वियसली जो है लास्ट में इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद लैब डायग्नोसिस करते हैं इसकी, मतलब कि लैब में इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले पेशेंट का स्पेसिमेन लेते हैं, और ये डिपेंड करेगा को लीजन का कौन सा टाइप है। अगर जो है सपोरेटिव लीजन होते हैं तो हम पस लेते हैं, अगर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो सपूटम लेते हैं, सपूटम का स्पेसिमेन लेते हैं, अगर फूड पॉइजनिंग का केस है तो फीसिस लेते हैं, फीसिस का सैंपल लेते हैं, और अगर हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो कैरियर्स होते हैं, जो जिसको इन्फेक्शन है लेकिन सिम्टम्स नहीं होते, उनको कैरियर्स बोलते हैं, उनको डिटेक्ट करना होगा तो हम नेजल स्वेब्स लेते हैं, क्योंकि नेजल स्वेब में जो है मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। देन उसके बाद डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिसमें हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं पस सैंपल की, जिसमें क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज दिखेंगी जो कि स्फेरिकल इन शेप होंगी, है ना, स्फेरिकल कोकई उसमें होंगे इन द फॉर्म क्लस्टर्स। जब उसको ग्राम स्टेन किया जाता है, क्लस्टर्स में ये पाए जाते हैं, एक मतलब अंगूर की गुच्छे की तरह ये पाए जाते हैं। तीसरा होता है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो जो उसमें क्या दिखता है, कंडीशन होती है ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब कि जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट WBC का काउंट जो है 10,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा होंगे तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि इस कंडीशन में जो है हो सकता है अगर उसका इन्फेक्शन होगा तो। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी देखा जाता है, मतलब जिसमें न्यूट्रोफिल, डिफरेंशियल मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल का काउंट देखा जाता है, जो कि मोर देन 80% इनमें इंक्रीज़ होगा। अगर इंक्रीज़ होगा तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, इनको स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो गया। देन उसके बाद कल्चरिंग भी करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं जो देन उसको डिफरेंट मीडिया में ग्रो कराते हैं, लाइक न्यूट्रेंट अगार मीडियम, ब्लड अगार मीडियम, मैनिटोल अगार मीडियम, जैसे मैंने पीछे भी कहा। ठीक है, तो इसमें उसके बाद इस स्पेसिमेन को हमने इस मीडियम में ग्रो कराया, देन उसके बाद ग्रो करा के कॉलोनीज फॉर्म हुई, उन कॉलोनीज को इंक्यूबेट कराते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे और 24 आवर्स के लिए। अब उसके बाद इंक्यूबेट करके जब 24 आवर्स हो गए, उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूट्रेंट अगार मीडियम होता है यहाँ पे ऑन न्यूट्रेंट अगार मीडियम, उसमें कॉलोनीज जो है वो गोल्डन कलर येलो होती हैं, गोल्डन येलो कलर की होती हैं या फिर वाइट भी हो सकती हैं। ठीक है, और उसको कंफर्म किया जाता है कोगुलेस टेस्ट से। कोगुलेस पॉजिटिव हो सकता है, अगर कोगुलेस पॉजिटिव होगा तो ये कंफर्म होगा कि हाँ, ये इसने डिजीज़ कॉज करा है और ये प्रेजेंट है इस इन्फेक्शन में। देन उसके बाद ब्लड अगार मीडियम में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो बीटा हेमोलाइसिस दिखाता है, जो मैंने पीछे पढ़ा है, मतलब कि क्लियर जोन्स अराउंड द कॉलोनी जो वो प्रेजेंट होंगी, मतलब बीटा हेमोलाइसिस जो है वो प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद मैनिटोल अगार मीडियम जो है उसमें कॉलोनीज जो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है वो कैसी कॉलोनीज बनाता है, पिंक कॉलोनीज बनाता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोज को फर्मेंट कर पा रहा है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को, ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं। पहला शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, जिसमें जो है मोस्ट शुगर्स को ये जो है क्या कर पाता है, ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है फर्मेंट कर पाता है विद द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, और एसिड को प्रोड्यूस करता है लेकिन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे लिख लेना, ये एसिड को तो प्रोड्यूस कर पा रहा है, फर्मेंट बहुत सारे एसिड्स को फर्मेंट करता है। ठीक है, और
वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एसिड कर पा रहा है, लेकिन वहाँ पे इस ये जो गैस होता है उसकी प्रोडक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गैस, बट प्रोडक्शन ऑफ एसिड होती है। देन उसके बाद कैटालेस टेस्ट जो है इसका पॉजिटिव आता है, मतलब इसमें कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। इंडोल टेस्ट जो नेगेटिव आता है, और लाइपेज टेस्ट जो इसका पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स स्टेफिलोकोकस सो डेंजरस, क्योंकि ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेवरल वायरुलेंस फैक्टर्स, जो कि इसको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में और डिजीज़ को स्प्रेड करने में, देन उसके बाद उसको कॉज करने में, ठीक है। पहले ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा ड्यू टू दीज वायरुलेंस फैक्टर्स, ठीक है ना, इसको सर्वाइव किया, देन उसके बाद स्प्रेड करेगा और डिजीज़ कॉज करेगा ओब्वियसली इसी की वजह से। अब इसमें कौन से वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करते हैं, पहला टॉक्सिन्स, दूसरा प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी ओब्वियसली इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। अब इसमें यहाँ पे देख लेना वायरुलेंस फैक्टर्स कौन से होते हैं और इनका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। पहला स्टेफिलोकोकल टॉक्सिन जो कि ह्यूमन सेल के मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा पेंटॉन वैलेंटाइन फैक्टर, ठीक है, जो कि WBCs को पहले अटैक करके किल करता है, जिसके बाद इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। देन प्रोटीन ए क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज को ट्रिगर करता है, हिस्टामिन रिलीज करवाता है सेल से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है। देन उसके बाद कोगुलेस एंजाइम जो होता है, कोगुलेस एक एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है फैगोसाइटोसिस से बच जाता है, जिसकी वजह से ये फिर इन्फेक्शंस कॉज करता है लाइक एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक हो गया। देन उसके बाद स्टेफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन, स्टेफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन जो है ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। कैसे, ये जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। देन उसके बाद लाइपेसेस, लाइपेस जो है ये एंजाइम जो है क्या करते हैं, फैट्स और ऑयल जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है डीप इनटू द बॉडी एंड बॉडी टिश्यूज, ठीक है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट, लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट है क्या, ट्रीटमेंट एंड। अब इसको कैसे, इस ऑर्गेनिज्म अगर इसने इन्फेक्शन कॉज किया तो इसने कैसे जो है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक माना जाता है अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस कॉज होते हैं हमारी बॉडी में। अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस होते हैं तो इफेक्टिव एंटीबायोटिक कौन सा होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन का एक टाइप होता है ये। क्या अब और क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करेंगे, लाइक हैंड वॉश करेंगे, वाउंड्स को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, प्रॉपरली फूड को कुक करेंगे, जिसकी वजह से कंटामिनेटेड फूड जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो प्रॉपरली यूज़ करेंगे ताकि रेजिस्टेंस ना हो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। कैसे, गुड न्यूट्रिशन खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और डेली जो है एक्सरसाइज करके और हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। खुदा हाफिज़।